सबसे पहले पूरे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, समाज के सभी महापुरुष, ऋषि मुनि, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन श्री महराज जी, डॉक्टर टी.सी. राठौर जी, श्री बलराम नायक जी, श्री शंकर नायक जी, श्री बेल्लई नायक जी, श्री राजेश राठौर जी, जेपी पमार जी, श्री साधु सिंह जी, एसपी लबाना जी, पृथ्वी सिंह जी, अशोक बर्तिया जी और तमाम हमारी माताएं, बहनें और साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जोहार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बंजारा दिवस की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और बंजारा समाज की जनसंख्या लगभग 18 से 20 करोड़ के बीच है और सारा घुमंतू जाति, विमुक्त जाति, बंजारा समाज सबको जोड़ लें तो भारत में ये 20% के आसपास समाज है। और इस समाज के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। ये समाज, जैसा कि मेरे बड़े भाई या छोटे भाई, जो भी, मैं ये अंतर नहीं कर पा रहा हूँ वो मुझसे बड़े या छोटे हैं, लेकिन सप्पल जी ने अभी बंजारा समाज के इतिहास के बारे में, इतिहास नहीं कहूँगा, गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया कि ये तो व्यापारी वर्ग रहा है, ये तो भारत की रीढ़ की हड्डी रहा है। तो बंजारा समाज के इतिहास के बारे में मुझसे बेहतर सप्पल जी ने बता दिया, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं इस बात पर बोलूँगा कि बंजारा समाज इस भारत का मूल निवासी है। भारत के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जल, जंगल, जमीन से लेकर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस सब में आपका हिस्सा बनता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में आपके हिस्से में कुछ आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों में कहीं आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी है? आप वर्षों तक, सैकड़ों सालों तक एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, लगातार भारत का भ्रमण करते रहे। लेकिन इस देश में अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपके स्थायी तौर पर आपका इस देश में कुछ है, तो कुछ नहीं है। तो ऐसे में 2-4 सांसद, विधायक बना देने से क्या काम चल जाएगा? और बना भी दो और वो अगर अपने परिवार तक सीमित हो जाए, केवल खुद को स्थापित कर ले, अपने परिवार को स्थापित कर ले, खुद के लिए और परिवार के लिए प्रॉपर्टी जोड़ ले, तो क्या उससे ये बंजारा समाज आगे बढ़ पाएगा? इस बंजारा समाज में से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या जज हैं कोई? तो हमें अगर ये देखना है कि भारत का एक अहम हिस्सा होने के नाते इस भारत के संसाधनों में, सत्ता में, शासन प्रशासन में ये बंजारा समाज किस जगह एग्जिस्ट करता है, तो पता लगेगा हम कहीं हैं ही नहीं। इस देश को बनाने में बंजारा समाज का खून पसीना लगा है। लेकिन आज जिस हालात में आप हैं, अगर उस हालात का सही सही अध्ययन किया जाए तो अगर आप 20% हैं तो आपके हिस्से में तो 2% भी नहीं आया। तो हम लोग कितने पिछड़ गए, इसके कारण अगर हम नहीं जानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी इलाज कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति
जब बीमार होता है, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताता है, डॉक्टर उससे बीमारी के लक्षण पूछता है, लक्षण के आधार पर वो उसको दवाई दे देता है, लेकिन दवाई खाने के बाद भी जब आराम ना लगे तो मरीज वापस डॉक्टर के पास जाता है। फिर डॉक्टर उसके कई प्रकार के ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, कई प्रकार के टेस्ट कराता है। वो टेस्ट इसलिए कराता है ताकि उसे बीमारी के असल कारण को जान ले। और जब वो टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से उसको बीमारी के सही कारण का पता चल जाता है, उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करता है तो मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन इस देश में, इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग, अगर हम उनकी बीमारी का चर्चा करें, वो क्यों सत्ता में भागीदार नहीं बने, क्यों संसाधनों में उनको हक नहीं मिला, क्यों शासन प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है, क्यों जुडिशरी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्यों ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग नहीं हैं, अगर इसको पूरे को जांचना परखना शुरू करें तो उसके लिए उन कारणों को जानना पड़ेगा जिस कारण से ये समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आ पाया। मैं केवल एक पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह भाषण दे के अगर चला जाऊं तो उससे कोई हल तो निकलेगा नहीं। मैं तो वो बात करना चाहता हूं जो बेहद जरूरी है और जिससे हमारे समाज का विकास जुड़ा है, जिससे आने वाले समय में हम अपने समाज के हक को लेने में कामयाब होंगे। लेकिन वो कामयाबी तब मिलेगी जब हम उसके कारण को जान लेंगे। आपको पहले तो ये पता लगना चाहिए, जिस धार्मिक व्यवस्था को आज आपने स्वीकार कर लिया है, वो धार्मिक व्यवस्था से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप तो इस भारत की प्राचीनतम जो नस्ल है वो आप हैं, और आपका जो धर्म है वो प्रकृति है। भारत के मूल निवासी, भारत की घुमंतू जातियां, अर्धघुमंतू जातियां, एंटी डीएनटी, अगर इन सब की बात करें, इस देश की अनुसूचित जनजातियों की बात करें, अनुसूचित जातियों की बात करें, अति पिछड़े वर्ग की बात करें, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपको अपने पूर्वजों के इतिहास का ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी इतिहास बना नहीं सकते। इतिहास तभी बना सकते हैं जब आपको अपने पूर्वजों के इतिहास का ज्ञान हो, उनके संघर्ष का ज्ञान हो। भारत के मूल निवासी प्रकृति पूजक रहे हैं। वो सूर्य की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, पर्वत की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। लेकिन आज अपनी उस प्रकृति की पूजा करने की बजाय हम लोग भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास, पाखंडवाद में डूब गए। और तो हमारे जल जंगल जमीन का दोहन करके इस देश की सत्ता ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपकर हमारे देश से जंगलों को, वनों को खत्म करके हमारे लोगों को वहां से विस्थापित करके जमीन के सीने को चीरकर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज नीचे जमीन से निकलते हैं उससे मुनाफा कमाने के लिए आपको तो विस्थापित कर दिया, आपको तो आपके अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन वहां से वो अरबों खरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। उस मुनाफे में इस देश के मूल निवासियों का, आदिवासियों का, अति पिछड़े वर्गों का, बंजारा समाज का, एंटी डीएनटी का आपका हक कहां है? तो आपके हक को किसने खाया है, यह जानना बहुत जरूरी है। हमारी बदहाली का बहुत बड़ा कारण यह है
कि जिस प्रकृति की हम पूजा करते थे, जिस प्रकृति की हम रक्षा करते थे, जिन नदियों को, जंगलों को, पहाड़ों को हम संरक्षित किया करते थे, आज बड़े बड़े पूंजीपतियों ने उसको सत्ता का इस्तेमाल करके हमसे छीनकर हमें बेदखल कर दिया और हम चुप बैठे हैं। हम अंधविश्वास पाखंडवाद में लगे हैं। हमें भाग्य और भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अरे भाग्य भगवान के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपना हक अपनी मेहनत से, एकजुटता से इकट्ठा होकर आप हासिल कर सकते हैं। अभी तो सब बिखरे पड़े हैं, छोटे छोटे गुटों में बंट गए। आपको भी बांट के इतने सैकड़ों जातियों में बांट दिया, इतने जातियों में बांट दिया कि अब आपको यही पता नहीं लग रहा कि आपकी असली संख्या कितनी है, कहां है। और तो और जाति की एक्यूरेट गणना करने के लिए जो लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे सबके आपके नेता न्याय उदा राहुल गांधी संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी लगातार इस बात को मजबूती से उठा रहे हैं कि जाति की गणना होनी चाहिए। जाति की गणना क्यों होनी चाहिए? जाति की गणना इसलिए होनी चाहिए ताकि अलग अलग जातियों की एक्यूरेट जनसंख्या का पता चल जाए, प्लस अलग अलग जातियों में पढ़े लिखे ग्रेजुएट कितने, पोस्ट ग्रेजुएट कितने, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कितने, मेडिकल ग्रेजुएट कितने, मैनेजमेंट ग्रेजुएट कितने, ये पता चल जाए। साथ में ये भी पता लग जाए नेचुरल रिसोर्सेज में इनके हक में क्या मिला। साथ में ये भी पता लग जाए इन समाजों के 4th क्लास में नौकरी में कितने, 3rd क्लास में, 2nd क्लास में, क्लास 1 में नौकरी में कितने लोग आए, संसाधनों में कितने, राजनीति में कितने, व्यापार में कितने, जुडिशरी में कितने, ब्यूरोक्रेसी में कितने। जब तक ये जाति की गणना नहीं होगी तब तक ये एक्यूरेट डाटा नहीं आएगा, और जब तक एक्यूरेट डाटा नहीं आएगा तब तक सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट को अलग अलग वर्गों के लिए प्लानिंग बनाने में मदद नहीं मिलेगी। यह बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसा मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, बीमारी के असल कारण को जांचने के लिए डॉक्टर तरह तरह के टेस्ट कराता है। तो ये जाति की गणना, उनके शैक्षणिक स्तर की गणना, उनके संपत्ति के स्तर की गणना, उनके सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की गणना, उनके राजनीति में कितनी हिस्सेदारी उसकी गणना, वो तो जाति की जनगणना होने से आएगी। लेकिन केंद्र की सरकार जाति की गणना कर ही नहीं रही है। बंजारा कितने हैं, एनटी डीएनटी कितने हैं, घुमंतु जातियां कितनी हैं, उसका कोई डाटा है ही नहीं। अभी तो सिर्फ अनुमान है कि 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, 20 करोड़ है। जब तक डाटा नहीं आएगा तब तक कोई बड़ी प्लानिंग बनाना आसान नहीं है। तो हमारे आपके लिए राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद में धर्म का नशे का इंजेक्शन लगा के इस हद तक डुबो दिया कि हमारी कत्लेआम हो रहा है, हमारी संपत्ति छीनी जा रही है, हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं, हमारे जंगल उजाड़े जा रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं है। हम लोग तो उस विचारधारा को ताकत देने में लगे हैं जिस विचारधारा ने हमारी जड़ों को खोखला कर दिया। अगर आपको कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खिलाया जा रहा है जिसमें स्लो पॉइजन मिला जो धीरे धीरे आपकी नस्ल को खत्म कर देगा, और आप उसी खाद्य पदार्थ को खाते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको अगर ये पता लग जाए कि जो खाद्य सामग्री आपके बीच वितरित की जा रही है आपकी नस्ल को खत्म करने के लिए, तो क्या ऐसे किसी खाने की चीज को आप खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। तो फिर भाई ये अंधविश्वास पाखंडवाद छोड़ो, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, एकजुट होकर ताकत बनती है। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की खूबसूरती ये है, इस प्रजातंत्र की खूबसूरती ये है, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति की एक वोट और उस हर व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर। अब अगर संख्या आपकी ज्यादा है, अगर इस देश में संख्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की
जिसमें एनटी, डीएनटी, बंजारा सब आ गए। इनकी जनसंख्या अगर 100 में से 88 है, तो इस 88 को क्या कोई कभी 12% लोग हरा सकते हैं क्या? तो अगर वो हरा रहे तो इसलिए हरा रहे हैं क्योंकि आप 88 लोग एकजुट नहीं है, टुकड़े टुकड़े में खंडित खंडित होकर बटे पड़े हैं। और वो जो उनका नारा है बीजेपी का, बटोगे तो कटोगे, एक्चुअली वो आपके लिए कह रहे हैं आप आपस में बट रहे हो तो कट रहे हो, पर आपकी समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके लोगों को आगे बढ़ने से रोक दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी हकमारी कर दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके हिस्से को खा जाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको प्रताड़ित कर सके, आपका शोषण कर सके। अगर आपका शोषण हो रहा है तो आपके बंटवारे की वजह से हो रहा है। इसीलिए मेरा ये कोशिश है, आदरणीय राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, हम सब की, सप्पल साहब की, राजू जी की, हम रात दिन जो लगे हैं इसलिए लगे कि किसी भी तरीके से इस वंचित वर्ग को एकजुट कर दें। उसके बाद किसी से अपना हक लेने के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ेगा, केवल वोट को इकट्ठा करना है। हमारी वोट हमारा भविष्य तय कर देगी। आपको लड़ना नहीं है, लाठी डंडा नहीं उठाना, तीर कमान नहीं चलाना। आपका भविष्य आप खुद लिखेंगे, लेकिन वो तब लिखेंगे जब तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब एकजुट होकर अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे। और ये कार्य करने के लिए मेरे जैसे लोगों को, सप्पल साहब जैसे लोगों को, राजू जी जैसे लोगों को, हम सब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग मिट्टी में से तराश के हीरे निकाल के राहुल जी लाए हैं। तो अब हमें अपनी वैल्यू अगर खुद नहीं पता तो भाई कोई दूसरा ऊपर से कोई धरती पे उतर के भगवान आएगा और वो आपका भविष्य बनाएगा, इस भरोसे मत रहना। ये अपना भविष्य आपको खुद तय करना है। और ये इसी काम के लिए हम और आप लगे। हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, यहां तक कि जान कुर्बान करने तक, तो हम तैयार हैं। लेकिन आप भी तैयार हो जाइए, आप तैयार हो जाइए। हम सब तैयार होकर एकजुट होकर इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको बंजारा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती है कल, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 11 तारीख को ज्योतिबा फूले जी की जयंती गई है और ये 200वां साल है, तो 200 साल की महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।